चलो ये स्टार्ट करते हैं बात, है ना। भैया मैं यस। चलो तो अब एक टॉपिक छोटा सा ये है कि भाई ओवरऑल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट आप ना कर चुके हो ऑडिट अपनी कंप्लीट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बस बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, तो अब ओपिनियन फॉर्म करने से पहले इन्होंने बोला कि आप एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पूरी तरीके से वापस रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, क्यों कर लीजिए भाई रिव्यू, तो ये कहते हैं कि भाई उसका एक रीजन है। सबसे बड़ी बात तो है कि भाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात है, और भी दूसरी कुछ बातें हैं कि भाई कुछ छूट नहीं गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत ओपिनियन पे पहुंच रहे हूँ, तो इसलिए ओपिनियन देने से पहले एक बार आप रिव्यूज को वापस से कीजिए। द ऑडिटर शुड परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर्स: रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरऑल रिव्यू हमको वापस करना है, क्यों करना है, ठीक है। और क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोसीजर्स है, एक तो ये देखना है कि भाई क्या जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये इंश्योर करने के लिए कि वो कंप्लाइंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लोकल लेजिस्लेशन, और जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है उसके साथ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपको देखने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना चाहिए। तो रिव्यू दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अल्टीमेटली देखो सही सब बातें ठीक है, तो जब ओपिनियन फ्रेम करने जा रहे हो तो उससे पहले एक बार ये देख लो कि हाँ भाई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया जाना था, जो लोकल लेजिस्लेशंस की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये आपकी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा, अब ये करेंगे कैसे, तो देखो क्योंकि एंड आ गए हो तो एक चेकलिस्ट इन लोगों ने बोला एक बना लो। कोई भी ऑडिट कंप्लीट करने से पहले आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए जो आपके रिव्यू में काम आएगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्या क्या कंप्लाइंस करनी थी, लोकल लेजिस्लेशन की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, उसकी एक चेकलिस्ट लो। और एट दी एंड वो चेकलिस्ट आप जो है उसके हिसाब से चेक करते चलो कि हाँ ये सब चीजें अपनी कंप्लाइंस हो रही है। एक तो ये काम होगा, क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो, पहली चीज। यस। नेक्स्ट इन्होंने बोला अकाउंटिंग पॉलिसीज आर सफिशिएंटली डिस्क्लोज एंड टू इंश्योर दैट दे आर इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंश्योर द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर सफिशिएंटली डिस्क्लोज, है ना। तो अब अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर इन्होंने यहाँ पे बोला कि वो होना चाहिए, ठीक है, सफिशिएंटली होना चाहिए। ठीक है, और दो काम बोले, एक तो क्या बोला कि भाई ये देख लो, इंश्योर कर लो कि अकाउंटिंग पॉलिसीज का सफिशिएंट डिस्क्लोजर है, एंड ये इंश्योर करो ये एंड दैट दे आर इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कम आपके क्लाइंट ने अगर अकाउंटिंग पॉलिसी बनाई है ना, तो पहली बात तो इन अकाउंटिंग पॉलिसी का जो डिस्क्लोजर है वो सफिशिएंट डिस्क्लोजर है, और जो ट्रीटमेंट किया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्ट उन लोगों ने, ठीक है बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो अडॉप्ट किया है, देव अडॉप्टेड, इज एज पर दिस अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, ये भी इंश्योर करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करने के टाइम। दो चीजें हो गई, क्या क्या चीजें हो गई प्लीज, एक तो कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखना है, और लोकल लेजिस्लेशन की का देखना है कि भाई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूरी है, दूसरा हमको देखना है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज का सफिशिएंट डिस्क्लोजर है, और उसके अलावा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने क्या किया है। आगे समझ में क्लियर है, सिंपल पॉइंट्स है, ये ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। यस सर। ठीक है, दे एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन प्रीवियसली ऑपरेट। अब ये तीसरी वाली जो बात है ना, ये समझने वाली बात। तो इन्होंने बोला कि भाई आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करोगे तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू हम लोग करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि भाई देखो अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली क्या कर रहे हैं, दे आर रिफ्लेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्म एंड द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, दे आर एडिक्वेटली रिफ्लेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अच्छा, कौन सी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन,
ऑडिटर कह रहा है कि वो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो प्रीवियसली ऑडिटर को दी गई है, हाँ, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करो और ये देखो कि आपको जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट ने आपके दी, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी, जो भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया है टू द ऑडिटर, क्या वही इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिस्क्लोज कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपको देखने के लिए बोला। ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ ऑडिट आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, उन्होंने बहुत सारे आपके मांगने पे एक्सप्लेनेशन दिए, तो आपको ये देखना है कि ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ ऑडिट जो आप मेरे को बता रहे हो, क्या वो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर रही नहीं कर रही, ये एडिक्वेट रिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आपको रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस। एंड कंक्लूजन रीच ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ ऑडिट, और क्या कंक्लूजन में आप पहुंचे, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये तीन बातें इन लोगों ने यहाँ पे बताई है कि ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ review of the financial, तो ऑडिटर शुड परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर, रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करने या इंश्योर करने के लिए तीन चीजें हैं बेटा, ध्यान में रख लेना, इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन कोई आपका आएगा। ठीक है, क्या क्या तीन चीजें हो गई, याद हो जाएंगी आपको कि कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और लोकल लेजिस्लेशन की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, अकाउंटिंग पॉलिसीज का सफिशिएंट डिस्क्लोजर है सर, और जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया गया है वो एज पर दी पॉलिसीज है। उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन प्रीवियसली ऑब्टेन्ड है उसके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, याद हो गया यस सर। है ना? ये कुछ चीजें आपको थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी, है ना? बहुत ज्यादा हमारे पास कुछ इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए होता नहीं है, वैसे मैं तुमको बताऊं। ठीक है भाई, क्योंकि अब ऑडिट एंड करने हम लोग आ गए हैं, तो ये कुछ चीजें हम लोगों को एडिशनली परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि भाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो। अब देखो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में एक चीज ध्यान से समझना, ये ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको हमने सभी टाइम पे यूज में लिया था, जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे थे परफॉर्म, जब हमने सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, और जब हम हमारी ऑडिट को कंप्लीशन की स्टेज पे आ गए हैं, तीनों स्टेज में हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। तो एट दी एंड भी हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं कोलैबोरेट करने के लिए, अपने कंक्लूजन्स को सपोर्ट करने के लिए। तो ड्यूरिंग दी ऑडिट जब आपने या जिस भी कंक्लूजन्स पे आप पहुंचे हो, जब आप ओवरऑल कंक्लूजन बनाने वाले हो, तो उन कंक्लूजन्स को सपोर्ट करने के लिए एडिशनली हम लोग कंप्लीशन स्टेज पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। यस। ठीक है, लास्ट हमारा अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स की बात आ जाती है भाई कि अब क्योंकि अब कंप्लीशन स्टेज पे आ गए, तो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स कुछ हैं, जो स्टेटमेंट्स आपके कहने पर भी या आपने जिनके बारे में शायद नहीं बताया कि भाई ये अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स को आपको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां वो लोग करते हुए आए, तो क्योंकि वो मटेरियल नहीं थी तो आपने भी बोला नहीं ना। आप कब बोलते हो कि भाई इसको सही करो, आप बोलते हो जब कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता है, तभी बोलेंगे बेटा यहाँ पे, ऐसा हो। यस। तो कई बार आपने बोला नहीं उनको या उन्होंने किया नहीं, तो जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट हुई उसका एग्रीगेट कितना है, वो एग्रीगेट आपको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एग्रीगेट, वो छोटी छोटी गलतियां जो कि मटेरियल शायद नहीं थी, लेकिन अब उनका एग्रीगेट मिलकर के अगर वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो गया है, तो इफ सो ये चीज आपको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करनी पड़ेगी कि भैया इसका एडजस्टमेंट करो, क्योंकि इंडिविजुअली ये अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट छोटे थे, बट नाउ क्योंकि ये इंडिविजुअली मिल मिल करके छोटी छोटी गलतियां मिल करके एक सागर की तरह बन गई हैं, और ये एक बड़ा अमाउंट है, तो हम इसको लेट गो नहीं कर सकते। तो आपको अपने अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स को एग्रीगेट की जो है उनका रिव्यू करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है, इसके अलावा रिव्यू प्रोसीजर्स का और क्या पर्पस हो सकता है? पर्पस है कि भाई ऑडिट वर्क जो है वो एज पर प्रोफे, अब आ जाता है हम लोग क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो देखो इसका एक मेजर जो इन्होंने रिव्यू करने के लिए बोला है एट द एंड हमारे प्रोसीजर्स का, वो क्वालिटी है, क्योंकि आप काम कर चुके हो, है ना? तो अब ये देखना है कि भाई ऑडिट की क्वालिटी क्या 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 हम लोगों ने क्वालिटी रखी है, किस क्वालिटी का हम लोगों ने काम किया, तो उसके लिए ये रिव्यू प्रोसीजर्स जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इसको करने के पीछे ये भी रीजन है कि भाई आप ये देखना चाहते हो कि भाई एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने काम किया है या नहीं किया है।
ठीक है, इसलिए भी हम लोगों को रिव्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। सिग्निफिकेंट मैटर्स जो रेज करने चाहिए थे, फॉर फर्दर कंसिडरेशन एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैव बीन टेकन प्लेस। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर था जिसको कि उठाया जाना चाहिए था फॉर फर्दर कंसिडरेशन, क्या हमने इन ड्यूरिंग दी ऑडिट, ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ ऑडिट उन सिग्निफिकेंट मैटर्स को उठाया फर्दर कंसल्टेशन के लिए? क्या अगर वहां पर एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेने की जरूरत है? अच्छा, ऐसा क्या होगा कि भाई ये सब चीजें क्यों है? क्योंकि देखो, ऑडिट आप एक जना मिलके नहीं कर रहे हैं ना। ऑडिट करने के लिए बहुत सारे लोग आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं, टीम होती है जो काम करती है ना। तो ये चीज अपन ने शुरू में पढ़ी है कि सर एक टीम है जिसमें आपका एक एंगेजमेंट पार्टनर हो सकता है, एक आपका ऑडिट मैनेजर हो सकता है। ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर एक से ज्यादा हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे जो ऑडिटर्स हैं जो काम करेंगे वो लोग होंगे। तो ये पूरी टीम है। तो ये ऑडिटर्स बेचारे नए बच्चे हो सकते हैं। तो अगर ये मैं ऑडिट रिव्यू क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भाई ये देखना है कि भाई ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ ऑडिट अगर इन ऑडिटर्स के सामने अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर आया था, ठीक है, तो क्या इन्होंने उस सिग्निफिकेंट मैटर को अपने सीनियर्स को बताया? क्या यहाँ से यहाँ तक वो बात आई? अगर, क्योंकि कई चीजें आप खुद डील नहीं कर सकते ना। आप अभी आप जैसे नई कभी कंपनी में आके लगोगे, आपके सामने कोई मैटर आ गया और आपने उसके ऊपर कंसल्टेशन नहीं ली अपने सीनियर्स की, तो हो सकता है वहां वहां चीजें लेट गो हुई हो, वहां जो काम होना चाहिए था वो नहीं किया गया। यस और नो बेटा, है ना? इसलिए yes, तो इसलिए देखना पड़ेगा कि क्या ऑडिटर्स जो आपके पास काम कर रहे हैं, अगर किसी तरह वो सिग्निफिकेंट मैटर आया तो उसको रेज किया, उसके फर्दर कंसिडरेशन किया, क्या वहां पे अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन जो ली जानी चाहिए थी वो ली गई है या नहीं ली गई। तो रिव्यू करने के लिए क्या हो गया, एक तो देख लिया कि भाई इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स करिए, सिग्निफिकेंट मैटर्स को रेज किया गया, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली गई है। ठीक है, इसके अलावा कि क्या अब हमको टाइमली ऑडिट कंप्लीशन की स्टेज पे आ गई है, एक बार देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमको ऑडिट की नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट के अंदर कोई रिवीजन करने की जरूरत थी या नहीं थी। ये देखने के लिए एट द एंड ऑडिट एविडेंस जो गैदर किए, अल्टीमेटली फाइनली ये देखने के लिए कि भाई जो हमने ऑडिट एविडेंस अब इकट्ठे किए हैं क्या वो सफिशिएंट है और अप्रोप्रिएट है हमारे कंक्लूजन्स को सपोर्ट करने के लिए, जिनके बेसिस पर हम लोग ओपिनियन देने वाले हैं। तो इस पर्पस के लिए, इन सब पर्पस के लिए आप लोग रिव्यू प्रोसीजर्स बेटा परफॉर्म करते हैं। याद हो गया भाई क्या क्या चीजें थी? एक तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, एक सिग्निफिकेंट मैटर का कंसल्टेशन हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया कि भाई नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है, और ऑडिट एविडेंस जो है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये सब के लिए क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? yes, ISA 220 कह रहा है कि द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट इनिशियल असेसमेंट मेड एट द स्टार्ट ऑफ द, तो क्या कह रहे हैं कि भाई ड्यूरिंग दी ऑडिट जो आपने इनिशियल असेसमेंट किया था, है ना, रिस्क का, आर स्टिल, क्योंकि ऑडिट आपने बाद में करी, फिर इस ऑडिट हम लोगों ने करी, हम लोगों की यहाँ पे ऑडिट कंप्लीट हो गई, नाउ इट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो हम कह रहे हैं कि भाई रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करके देखो कि जो इनिशियल असेसमेंट था क्या वो कंप्लीशन की डेट पे भी इज दिस स्टिल वैलिड और नॉट। यहाँ की स्टेज पे आके आप देख रहे हो कि ये इनिशियल असेसमेंट वैलिड था नहीं है। इन दी लाइट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड, तो जो भी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग दी ऑडिट आपको मिली है उस इंफॉर्मेशन के आधार पे देखा जाना चाहिए कि क्या जो इनिशियल असेसमेंट आज में किया था वो कंप्लीशन की स्टेज पे आज भी वैलिड है या नहीं है, और जो आपने ऑडिट प्लान बनाया था वो फ्लेक्सिबल था परिस्थितियों के हिसाब से। अगर आपने ऐसा रिजिड प्लान नहीं बनाया था, आपने फ्लेक्सिबल प्लान बनाया था, अगर परिस्थितियां चेंज होती तो आपका प्लान भी अकॉर्डिंगली चेंज किया गया है। ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे बेटा? यस और नो? yes, ठीक है, evaluation of misstatement, the auditor must consider the fact of misstatement of both audit procedure performed and ultimately if uncorrected on the financial statement as a whole। ISA 450 है बेटा यहाँ पे अपना। ठीक है, तो वो मिस स्टेटमेंट्स जो कि आपको ड्यूरिंग दी ऑडिट आइडेंटिफाई हुई है उसका करोगे क्या? ठीक है, तो ऑडिटर को करना क्या है भाई, वो मिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग दी ऑडिट जो हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई, उसका क्या करें? क्या करें भाई उसका? ठीक है, मिस स्टेटमेंट्स आपको आइडेंटिफाई हुई हैं, करेंगे क्या इसका? ठीक है, तो अब क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि सर मिस स्टेटमेंट ट्रिवियल है, छोटी गलती है, ठीक है,
एक तो ये कंडीशन हो सकती है, चल छोटी सी गलती है ये तो, इसका क्या करना है, कुछ भी नहीं करना उसका, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, अगर गलती छोटी सी होगी तो क्या करना, सर कुछ नहीं करना, नथिंग, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, accumulate a record of all identified misstatement unless they are trivial। तो जब तक वो बहुत ट्रिवियल नहीं है ना, तब तक सभी मिसस्टेटमेंट्स का इन्होंने क्या बोला है, आपको रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। ठीक है, जब तक कि वो ट्रिवियल नहीं हो, ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत ही छोटी गलती है। ठीक है, तो अनलेस इट इज ट्रिवियल सारे मिस स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड रखना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका ISA 450 कह रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। Yes. ठीक है, फिर जो मिस स्टेटमेंट्स आपको मिलती हैं, उन मिस स्टेटमेंट्स के आधार पर आपको ये देखना है कि कहीं वो मिस स्टेटमेंट्स यहां पर इंडिकेटिव तो नहीं है ऑफ अदर मिस स्टेटमेंट। तो आपको अगर कोई गलतियां दिखती हैं तो ये आप फर्दर कंसीडर करोगे कहीं और दूसरे मिस स्टेटमेंट्स की तरफ इंडिकेशन तो नहीं कर रही है। ठीक है, मैं विच वेन एग्रीगेट, है ना, तो ये आपको फर्दर कंसीडरेशन करना पड़ेगा। एक गलती मिली तो क्या ये गलती, एक हमने ऊपर भी बात पढ़ी थी कि एक गलती एनोमली हो सकती है, वो किसी चीज का वो फर्दर इंडिकेशन नहीं होता, वो एक्सेप्शन होता है। तो आपको ये कंसीडर करना है कि क्या ये मिस स्टेटमेंट एनोमली है, क्या ये अपनी पॉपुलेशन में और दूसरी गलतियों को दर्शाती नहीं है, या फिर ये गलती दूसरी गलतियों की तरफ इशारा कर रही है। वो गलतियां जो मिल करके यहाँ पे यहाँ पे एग्रीगेट बाद में, अगर क्योंकि अगर इनको आपने नहीं ढूंढा तो एग्रीगेट होकर के ये गलतियां एक मटेरियल मिसस्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। आगे समझ में बेटा, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो। Yes. तो ट्रिवियल है तो कुछ नहीं करना होता, बाकी सारे मिस स्टेटमेंट का रिकॉर्ड रखिए और देखिए कि कहीं ये दूसरे मिस स्टेटमेंट्स की तरफ इशारा तो नहीं कर रही। ठीक है, इफ सो कंसीडर इफ द ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड इफ प्लान नीड टू बी रिफाइंड। तो अगर इस तरह की गलतियां हैं जो कि दूसरी गलतियों की तरफ इंडिकेशन कर रही हैं, तो आपको ये फर्दर देखना पड़ेगा कि क्या अब हमें हमारी ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान में बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, सारी गलतियों के बारे में आप अक्यूमुलेटेड मस स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट, तो अब आपको तो पता चल गया ना अल्टीमेटली, ये बात आपको मैनेजमेंट को बतानी पड़ेगी टाइमली बेसिस पे, और इन सभी मिस स्टेटमेंट्स के करेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट आपको, ये जो गलतियां मुझे मिली हैं इनको सुधारने के लिए आपको अप्रोप्रिएट ऑफ लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करे गलतियों को सही करने के लिए, ठीक है, तो आप उस रिफ्यूजल का रीजन जो है उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। वो रीजन रिकॉर्ड किया जाएगा कि भाई इन्होंने क्यों मना कर दिया। ठीक है, एंड टेक इट इन ऑफ एंड कंसीडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर कोई गलतियां जो कि उन्होंने सही नहीं करी है, उन गलतियों का क्या इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे है, वो आपको यहाँ पे ओपिनियन देते वक्त कंसीडर करना पड़ेगा। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो। Yes. ठीक है, समझ में आया वैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं, यस और नो। Yes, sir. नाउ इफ द मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू करेक्ट ऑल ऑफ द मिस स्टेटमेंट द ऑर्डर शुड, और इसके अलावा भी इन्होंने यहाँ पे ISA 450 क्या कह रहा है वो पूरा बता दिया। भाई मटीरियलिटी का रीअसेसमेंट भी करना पड़ सकता है हम लोगों को। ठीक है, ये देखने के लिए कि क्या आज की परिस्थितियों में जो हमने प्रीवियसली यहाँ पे मटीरियलिटी का असेसमेंट किया था वो वैलिड है। तो हमारा रीअसेसमेंट हमको करना पड़ेगा अगर मैनेजमेंट मना कर देता है रीअसेसमेंट ऑफ मटीरियलिटी। तो अगर मैनेजमेंट मना कर देता है कि भाई हम नहीं करते गलतियों को ठीक, तो आपको अपना मटीरियलिटी का रीअसेसमेंट वापस करना पड़ेगा। ठीक है, डिटरमाइन वेदर दी अंदर इधर, तो उसके बाद आप फर्दर ये देखना है कि कहीं वो गलतियां जिनको करेक्शन नहीं किया गया वो इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट वो मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल बन सकती है या नहीं बन सकती, क्योंकि कोई गलती अपने आप में मटेरियल नहीं थी लेकिन बाद में वो मिल करके हो सकता है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। तो आप अगर मैनेजमेंट नहीं आपकी बात सुन रहा है तो देख मटेरियलिटी का रीअसेसमेंट कीजिए, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स को देखिए कहीं वो इंडिविजुअली और एग्रीगेट मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल है या नहीं है। ठीक है, TCWG के पास जाइए, अभी तक की बात मैनेजमेंट की थी, वो नहीं सुन रहा था, उसके बाद जाइए TCWG के पास।
ठीक है, और उनको बताइए कि भाई इसका आपके ऑडिट ओपिनियन पे अगर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है तो वो उनको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू दैट दे बिलीव द फैक्ट्स ऑफ अनकर, और अगर वो सब बातें हैं ठीक है, टीसीडब्ल्यू जी भी कह रहा है कि अरे भाई इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, छोटी मोटी गलतियां हैं, तो ऐसे केस में आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगना चाहिए, क्योंकि ये मैनेजमेंट कह रहा है ना कि भाई इन गलतियों का कोई ऐसा इम्पैक्ट है नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे ये लोग? yes, चलो एक एक छोटा सा एग्जांपल है, यू आर एट द कंप्लीशन स्टेट ऑफ द ऑडिट ऑफ ब्यूरो कंपनी, द प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 104800 and the total assets are 9697000. The following matters have not been corrected by management and they have been left for your attention. ठीक है, तो अब देखो कोई भी पहली चीज ये होती है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब चीजें ना यहाँ नहीं मिलेगी। आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ के आए हो ना कि सर मटेरियल के लिए बेंचमार्क क्या है हमारा, व्हाट इज मटेरियल, बेंचमार्क पढ़ा है? yes sir. क्या था बेंचमार्क? प्रॉफिट, प्रॉफिट PBT, टैक्स का देख लो, रेवेन्यू और नेट एसेट्स का था। एसेट्स का देख लो। ठीक है, अगर हमारा प्रॉफिट का कितना परसेंटेज होता है? 5 to 10%। 5 to 10%। टर्नओवर का 1 divided by 2 to 1%। 0.5 to 1% हो गया, और हमारा 1 से 2%, 1 से 2 एसेट, ये ना, yes sir, 1 to 2 year। ये हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ये, क्योंकि ऐसा नहीं हर चैप्टर में ये चीज आएगी, तो आपको ये चलता है कि ये बेंचमार्क है, हम लोग ये मार्क के चलते हैं। तो इररिवोकेबल डेब्ट है, ठीक है, जिसको कि राइट ऑफ नहीं किया गया, कितना ये 211,000 का डेब्ट है ना, $211,000 का डेब्ट जो कि इररिवोकेबल है। प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है और टोटल एसेट्स का कितना परसेंटेज है ये? ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजन रिलेशन टू अनफेयर डिसमिसल ऑफ एन एक्स एम्प्लॉय $15,000 हो गया। वेबसाइट डेवलपमेंट का $50,000 इनकरेक्टली कैपिटलाइज कर दिया। वर्क इन प्रोग्रेस से $45,000 का। ये हमारे सारे इन्होंने बताए। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? yes sir। ठीक है, द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना है भाई यहाँ पे, अब इसका ओवरऑल हम देख लेंगे, है ना। एडजस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, इन्होंने ये बताया। प्रोविजन डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, क्या होता है? डेबिट। इससे डेबिट तो होता है ना, तो प्रोविजन होगा $15,000 से डेबिट हो जाएगा हमारा, और प्रोविजन एक्सपेंस हमारे जो होंगे वो बेसिकली, प्रोविजन बढ़ने से क्या होगा, प्रोविजन अगर हमारा बढ़ा देंगे, प्रोविजन के इंक्रीज होने का इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या आता है? क्या आता है भाई प्रोविजन के बढ़ा देने से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट? एसपीएल से प्रॉफिट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और एसओएफई में जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली हमारी लाइबिलिटी तो इंक्रीज हो जाएगी, है ना, यही आएगा। वेबसाइट डेवलपमेंट की कॉस्ट को इन्होंने कैपिटलाइज कर दिया था, ठीक है, कैपिटलाइज नहीं किया है, सॉरी ना, कैपिटलाइज कर दिया है, नहीं करना था, क्या था? इन्होंने कर दिया है कैपिटलाइज, बट एक्चुअली वो एक्सपेंसेस है। हाँ, जिस इनकरेक्टली तरह कैपिटलाइज कर दिया इनकैप से, तो इसको सही करोगे तो क्या होगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और एसेट कम हो जाएगा हमारा, है ना, यही होगा, से। यस और नो? यस सर। और वर्क इन प्रोग्रेस वॉज ओवर वैल्यूड, $45,000 से आपने अपनी वर्क इन प्रोग्रेस को ओवर वैल्यू कर रहा था, एसेट्स आपके ओवर वैल्यूड हो गए थे, कम कर दो उसको। ठीक है, यही यस होगा। सर। एसेट ओवर वैल्यूड हो गया ना, मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो $45,000 से ज्यादा की है, ऑडिटर को लग रहा है ये ज्यादा है भैया, $45,000 से कम करो उसको, वर्क इन प्रोग्रेस आपके, तो $45,000 कम कर लो, एसेट कम हो जाएंगे। तो इन्होंने बोला ओवरऑल इम्पैक्ट जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेटा आने वाला है वो कितने अमाउंट का आने वाला है, अगर इन सारे अमाउंट्स का हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं तो $80,000 का टोटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? जो यस सर। कि हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 7.6% है, पीबी का कितना माना था हमने, कितना होना चाहिए, 5 to 10%। ये हमारे 5% से ज्यादा है, क्योंकि अभी हम स्टूडेंट हैं तो हम ये लोग लोअर लिमिट लेकर के चलते हैं, तो ये हमारे 5% से ज्यादा है ना, यस और नो? यस सर। तो ये मटेरियल हो गया, यस और नो? यस सर। बिकॉज इट इज मटीरियल द मिस स्टेटमेंट विल रिक्वायर टू एडजस्टमेंट टू अवॉइड दी, क्योंकि अगर ये इतना बड़ा $80,000 का
मिस स्टेटमेंट है जो कि एडजस्टमेंट अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ये मटेरियल अमाउंट हो गया, तो आपको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ जाएगा अगर आप नहीं करोगे तो। ठीक है, आया समझ में बेटा? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस सर। वैदिक समझ में आया? आया ना? क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक रॉ फॉर्म में क्वेश्चन समझाया है, वो आपको घर पे सॉल्व करके देखना पड़ेगा ताकि वो कैलकुलेशन समझ में आएंगी। ठीक है, अगर देखो मैं अगर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स का अगर टीचर होता तो वो मेरी जिम्मेदारी हो जाती किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊं। बट यहाँ पर वो चीज आपको एक बार घर से करनी पड़ेगी। वैदिक आप भी समझना इस बात को, है ना? यस सर। मैंने वो क्वेश्चन एज अ रॉ फॉर्म में समझाया है कि भाई ये चीज है, इस वजह से इसको मटेरियल मांगा है। और मैंने आपकी वो चीज बता दी कि भाई ये 7.6% है तो उसको मटेरियल, क्योंकि वो आपको बेंचमार्क से कंपैरिजन करना है। क्लियर है? समझ में आ गया? यस और नो? यस। यस सर। ठीक है, लास्ट इनका जो है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है। भी क्या होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? मैनेजमेंट बहुत सारी चीजों के बारे में जब उसको ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते हैं या कमजोर एविडेंस होते हैं तो वहां पे वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगता है। एक पूरा का पूरा स्टैंडर्ड है, हालांकि हम बहुत कोई रिलायबल सोर्स नहीं होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, बट कई जगह पे जहाँ पे ऑडिट एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं तो ISA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात मान रहा है। अच्छा, कुछ जगह पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने जरूरी है, कहाँ कहाँ पे? एक तो ये कि भाई मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी को समझता है। ठीक है, यहाँ आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी होगा मैनेजमेंट का। दूसरे ऑडिट एविडेंस सपोर्ट करने के लिए रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्पेसिफिक असर्शन डीम्ड नेसेसरी बाय द ऑडिटर रिक्वायर्ड बाय दिस। तो अगर कोई स्पेसिफिक ISA कहता है या ऑडिटर को अगर रखती है तो दूसरे ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हो। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिकली ISA कोई कह रहा है कि भैया यहाँ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगना चाहिए तो मांगना है। अदरवाइज अगर एज ऑडिटर आपको ये लगता है कि जरूरी है तो आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हैं। ठीक है, ऑडिटर को सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है, इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड करे गए रिफ्लेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इन दोनों चीजों के लिए भी आप क्या मांगेंगे? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे। आगे समझ में क्लियर है बेटा यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो क्या क्या चीजों के लिए मांग लिया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी, ऑडिटर को सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, सारे ट्रांजेक्शंस उन लोगों ने रिकॉर्ड किए और वो सारे ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये तीन चीजें। इसके अलावा ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए दूसरे अदर ऑडिट एविडेंस को इफ रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर और रिक्वायर्ड बाय द स्पेसिफिक ISA आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हैं। ISA 580 ये कह रहा है। क्लियर? समझ में आया हिया वैदिक? यस। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन एक कोई बहुत अच्छा एविडेंस नहीं है। ये तभी आपके लिए काम का है जब किसी फैक्ट को असर्शन को सपोर्ट करने के लिए, फैक्ट मतलब असर्शन होता है ना, तो एक असर्शन को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास पहले से कोई रिलायबल एविडेंस है। तो इस रिलायबल एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए, इस फैक्ट को कोरैबोरेट करने के लिए मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग सकता हूं। लेकिन अगर किसी जगह पे रिलायबल एविडेंस नहीं है तो क्या उस फैक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगा जा सकता है क्या? यस और नो? क्या सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को एज एविडेंस हम लोग कंसीडर करेंगे? ये पॉसिबल है क्या? जहां कुछ नहीं है तो आपने सोचा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो मांग ही लो, वो एक हर चीज के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जहां पे ऑलरेडी अच्छा एविडेंस अवेलेबल है तो सपोर्ट करने के लिए आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग लो। आया समझ में यहाँ पे? यस और नो? यस। where more reliable forms of evidence are representations are the may be appropriate way। तो ये एक बात हो सकती है कि वहां आपने मांग लिया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मोर रिलायबल फॉर्म्स ऑफ एविडेंस आर नॉट अवेलेबल। अब किसी जगह पे यहाँ पे हमारे पास लेस रिलायबल एविडेंसेस हैं, क्योंकि लेस रिलायबल एविडेंस, तो अगर हमारे पास कुछ एविडेंस है तो आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग लिया। ठीक है, पर्टिकुलर रिलेशन टू मैटर रिक्वायरिंग मैनेजमेंट जजमेंट, तो जहां पे स्पेशली इन्होंने क्या बोला कि भाई जहां पर फैक्ट अवेलेबल नहीं है, जहां पे मैनेजमेंट का जजमेंट अवेलेबल है, कोई मैनेजमेंट का जजमेंट है, ठीक है, कोई मैटर अगर सब्जेक्टिव है तो उसके लिए आप क्या मांग सकते हैं? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज के सिलेक्शन और एप्लीकेशन को लेकर के आप मांग सकते हो भाई आपने क्यों ये अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट किए, इन उनको आपने अप्लाई नहीं किया। ठीक है,
whether the following matters have been measured, represented, and disclosed according with the relevant financial reporting framework. Plans or intention that may affect the carrying value of the classification, liabilities both contingent हो गया, टाइटल कंट्रोल ओवर एसेट हो गया, तो ये सब मैटर्स हैं एग्जाम्पल में ना। जैसे कि कुछ मैटर्स इन लोगों ने बताया कि भाई आपका प्लान और इंटेंशन कोई जो जिससे कि किसी एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू इफेक्ट होती है, तो ऐसा कोई प्लान या फिर इंटेंशन जिसका मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद रिलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किया गया है नहीं किया गया, तो इसके लिए आप मैनेजमेंट से क्या बोलते हो कि भैया एक काम करो हमको तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्टिव मैटर्स है, जजमेंट है आपका। यस और नो, हाँ या ना, ये सब आ रही है बात यस। समझ में? क्लियर? वैदिक समझ में आ रही है बात मेरी यहाँ पे? यस और नो? यस सर। तो ये कुछ एक सर्टेन एग्जांपल इन लोगों ने दिए, तो आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जहां पे लेस रिलायबल एविडेंस अवेलेबल था तो साथ में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग लिया, या फिर जहां पे मैनेजमेंट का जजमेंट है या फिर कोई नॉलेज जिसकी रिस्ट्रिक्टेड टू मैनेजमेंट है, उन मैटर्स के बारे में आप एज अ एविडेंस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी कुछ है ना, ये इन्होंने ऊपर नहीं बताया, वैसे ऊपर बता देना चाहिए था, ये भी इन चीजों के लिए भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगने जरूरी होते हैं। 580 कह रहा है कि भाई डायरेक्टर्स ने इंटरनल कंट्रोल में सारी डेफिशिएंसीज बता दिए, स्पेसिफिक असोसिएशन अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर रिक्वायरिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस पे ऐसे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग बैलेंस और डिस्क्लोजर जहां पर मैनेजमेंट जजमेंट रिक्वायर्ड हो, उनके लिए आपको क्या मांगने चाहिए? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगने चाहिए। आ गया भाई समझ में? क्लियर है? सिंपल है? यस सर। ठीक है, और इन्होंने ये इतना बड़ा क्वेश्चन का साइन लगा के क्या बोला कि ये आप नहीं करोगे कि भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से ही काम चलाओगे, सिर्फ जहां पर मोर रिलायबल एविडेंसेस इकट्ठे करे जा सकते थे वहां रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग करके काम नहीं चलाया जाएगा, वहां आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की तरह कि वो एज अ सपोर्टिंग एविडेंस है। मेन एविडेंस तो आपको कलेक्ट करना ही पड़ेगा ना, कि सिर्फ सपोर्टिंग एविडेंस काम लेकर के काम चला लोगे, ऐसा करोगे क्या? नो सर। नहीं करेंगे ना, जो जहां मोर रिलायबल एविडेंस लेने की संभावना है वो तो उनको लेना ही है। एडिशनली कोलैबोरेट करने के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे दूसरे एविडेंस, तो जहां रिलायबल एविडेंस अगर मिलता है तो वो लेना है। ये इन्होंने बताया। अब होता क्या है, कैसे मांगे जाते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग जो होती है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की वो ऑडिटर करता है। ठीक है, लेकिन ये जो ड्राफ्टिंग है वो ऑडिटर करेगा, लेकिन ये प्रिंट क्लाइंट के हेड पे होता है। लेटर हेड समझते हो ना क्या होता है? यस और नो? यस। यस सर। ठीक है, एड्रेस टू दी, उसको ऑडिटर का को एड्रेस करते हैं, क्लाइंट साइन करता है। वर्डिंग जो होती है ड्राफ्टिंग ऑडिटर करता है। ठीक है, अप्रोप्रिएट सीनियर मेंबर ऑफ द क्लाइंट मैनेजमेंट जो है वो उसको साइन करेगा, जिसके अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स में हर कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो होना दे सकता है। जो व्यक्ति अप्रोप्रिएट है, जिसके पास उसकी इंफॉर्मेशन है, जिसने वो जजमेंट लिया है, जो वो इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है, वो पर्सन ही आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा। जनरली कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं। डेटेड होना चाहिए ये। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस। यस सर। ठीक है, और रिलायबिलिटी के बारे में बात करें तो बहुत कोई ज्यादा रिलायबल नहीं होते, क्योंकि क्लाइंट जनरेटेड ही होते हैं। तो ऑडिटर मस्ट कंसीडर, तो रिलायबिलिटी डिपेंड करती है यहाँ पे मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यू और डिलीगेंस, मतलब कितने अच्छे लोग हैं मैनेजमेंट वाले, कितने सही लोग हैं, कितने विश्वास हैं, कितनी इंटीग्रिटी है, उन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। इनकंसिस्टेंसी विद, दूसरा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगे हैं ये दूसरे अवेलेबल एविडेंसेस के साथ कितने इनकंसिस्टेंस है, दूसरे अवेलेबल एविडेंसेस के इनकंसिस्टेंट। तो अगर मेरे पास जो रिलायबल एविडेंसेस अवेलेबल थे या लेस रिलायबल थे, जैसे भी थे, उनके साथ अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की कोई वैलिडिटी नहीं है। आ गया समझ में यहाँ पे? यस और नो? ये चीज नो वैलिडिटी। यस। ठीक है, तो ये कितने वैलिड हैं, इनके ऊपर कितना विश्वास किया जाता है, डिपेंड करता है कि देने वाला व्यक्ति कितना अच्छा है। अगर वो ईमानदार है तो उसकी बात को आप मान सकते हो, अगर वो ईमानदार नहीं है तो नहीं मान सकते हो। और फिर दूसरे फॉर्म्स ऑफ एविडेंस को के साथ वो कितने कंसिस्टेंट है। ठीक है, और अगर ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो आपके इनकंसिस्टेंट, तो क्या करोगे? कंसीडर द रिलायबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन जनरल। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि भाई
इन जनरल रिलायबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस, है ना, इन जनरल बात बोली ना, इन जनरल का मतलब जो भी रिप्रेजेंटेशंस उन्होंने दिए हैं उनकी रिलायबिलिटी को देखना पड़ेगा। रिकंसिडर क्या होता है कि आपको कोई किसी ने आज कोई लिख करके बात दे दी, अब आपको लग रहा है कि यार ये जो एविडेंस मेरे पास अवेलेबल थे और इन्होंने जो लिख करके दिया, ये आपस में दोनों चीजें मेल नहीं खा रही है, ये इनकंसिस्टेंट है, दोनों अलग अलग कंक्लूजन पे मुझे पहुंचा रहे हैं, तो मुझे क्या होगा, मुझे डाउट होगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है जो बाकी चीजें, बाकी दूसरे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन लोगों ने मेरे को दिए, क्योंकि एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मेरा क्लाइंट बहुत सच्चा है या झूठा है। ठीक है, मैं ये विश्वास करके चल रहा था ये सही है, फिर एकदम से कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आया मेरे सामने जो जिसको जिसको देख करके मुझे लगा कि ये बाकी इन्फॉर्मेशन के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो मुझे डाउट होगा कि यार ये तो, अब मुझे पता लग रहा है कि ये आदमी झूठा है यार, ये गलत बोल सकता है। तो अगर जो प्रीवियसली इन्होंने मुझे रिस्क असेसमेंट मैंने किया, या प्रीवियसली जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन लोगों ने दिए हैं, या जो भी रिप्रेजेंटेशन इन्होंने मेरे को दिए हैं, उनके बारे पे भी तो डाउट होगा मुझे, कि नहीं होगा? यस और no? होगा नहीं होगा, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यस सर, होगा। तो वो चीज इन लोगों ने बताई है, तो अगर इन्होंने बोला कि आज की डेट में आपके सामने कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आ जाता है जो दूसरे एविडेंसेस के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो फिर हमको इन जनरल रिलायबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करनी चाहिए कि भैया इनके रिप्रेजेंटेशन रिलायबल है या नहीं। इनिशियल रिस्क असेसमेंट को वापस से रिकंसीडर किया जाना चाहिए, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बारे में आपको सोचना चाहिए, ये सब इन्होंने बताया। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, इफ दे आर कंसर्न अबाउट, अगर आपको उनकी कॉम्पिटेंसी, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यू को लेकर के कंसर्न है, तो आपको द ऑडिटर मस्ट कंसीडर वेदर द एंगेजमेंट कैन बी कंडक्टेड इफेक्टिवली। इफ दे कंक्लूड दैट कैन नॉट, दे शुड विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट वेयर परमिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। इफ दे आर नॉट परमिटेड टू विथड्रॉ, दे शुड कंसीडर द इम्पैक्ट ऑन द ऑडिटर रिपोर्ट। अब देखो एक बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने बोल दी, देखो सब चीजें ठीक है, अगर आपको कंसर्न, आपको लग रहा है कि भाई मेरा जो क्लाइंट है वो तो झूठा है एक नंबर का, इसकी एथिकल वैल्यूज नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, मैनेजमेंट का कोई डिलीजेंस नहीं है, कोई ध्यान नहीं रखते लोग, कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इनकी मैं ऑडिट अब इफेक्टिवली कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अगर आपका क्लाइंट जो सच्चा नहीं होगा ना, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऑडिट करना, क्योंकि आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन, हम समझते हैं ये चीज कि आपको इन्फॉर्मेशन तो अल्टीमेटली कौन दे रहा है, सारा क्लाइंट ही ला करके दे रहा है इन्फॉर्मेशन बेटा। यस और नो? यस। अल्टीमेटली ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय यू, इज फ्रॉम द क्लाइंट। तो अगर आपको ये चीज दिमाग में आपके आ गई है, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा इसके ऑडिट अब मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर सकता, तो क्या मुझे कानून परमिट करता है इससे विड्रॉ करने के लिए? अगर नहीं करता है परमिट, तो ऑडिटर रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? तो इवन मतलब अगर आपका क्लाइंट कॉम्पिटेंट नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, तो इस चीज का इम्पैक्ट भी ऑडिटर रिपोर्ट पे आएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट डिस्क्लेम करनी पड़ जाए कि आप कोई नतीजे पर नहीं पहुंचे हो, क्योंकि आप एविडेंस नहीं जुटा पाए, आप साक्ष्य नहीं जुटा पाए, इस वजह से आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा यहाँ पे? यस और नो? यस। ठीक है, कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा वैसे कुछ बचा नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक बचा है, इसको कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, एक आध क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी कल कंप्लीट कर लेंगे। यस सर। समझ में आ गया? छोटी छोटी चीजें, आई से 580 है, आई से 450 है, ये सारे छोटे छोटे स्टैंडर्ड हैं और कुछ नहीं है। तो आप एक बार देखोगे, कोई डाउट होगा तो बताना। ठीक है भाई वैदिक, यस सर। चलिए क्लास खत्म करें फिर यहाँ पे। ओके सर। यस। चलो बाय, गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू सर। सर।